हेलो एवरीवन। तो अगर हम लोग अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर के सीक्वेंस को एक बार दोहराएं तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले ये देख लिया कि डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी दी जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबसे पहले जो डिस्कवर किए गए वो थे इलेक्ट्रॉन, और वो डिस्कवर किया था जे थॉम्सन ने, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद देन गोल्डस्टीन ने हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब डिस्कवर हो ही गए, इसका मतलब एटम डिवाइड हो सकता है। तो अगर एटम डिवाइड हो सकता है मतलब डाल्टन्स की थ्योरी गलत है, राइट। एक बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आ गए, फिर चैडविक ने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करे, न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी करी। देन मॉडल ऑफ एटम जो है बात करने की जब अब वो लगी कि सबको अब मॉडल ऑफ एटम बताना है, तो बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे। जे थॉम्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बट उसका मॉडल हमारे लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि उसने न्यूक्लियस मतलब एक तरीके से बोले तो न्यूट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं असाइन करी थी और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे। एंड देन रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसको भी थॉम्सन का मॉडल जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो इस वजह से थॉम्सन का मॉडल गलत प्रूफ हो गया। एंड देन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। रदरफोर्ड को बेसिकली देखा जाए तो क्रेडिट मिलता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, बट उसे क्रेडिट ये इस चीज़ का नहीं मिलता कि उसने एटम को जो है उसके स्ट्रक्चर को बताया, इसका उसे क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया वो फिजिक्स के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से एकदम गलत था। उसने जो मॉडल दिया, उसने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बोला, इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। बट अगर वो रिवॉल्व करेगा तो इवेंचुअली वो उसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो एमिट करेगा। और ये सारी चीज़ें हो गई और रदरफोर्ड का मॉडल भी क्रिटिसाइज हो गया। देन कम्स द नील बोहर। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास कि नील बोहर ने अपना मॉडल ऑफ एटम देने से पहले काफ़ी सारे जो हैं एफर्ट्स करे। उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो डिस्कवरीज कर रहे थे साइड बाय साइड, उन सारी चीज़ों को जो है उसने ध्यान में रखा कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा वैसा भी हो सकता है, इसको भी स्टडी करना है, वैसे करना है। तो हम उसको पढ़ रहे थे कि जो बोहर ने अपना मॉडल देने से पहले क्या बैकग्राउंड वर्क किया। तो अगर उस बेसिस पे बात की जाए कि बोहर ने क्या बैकग्राउंड वर्क करा, उससे अगर हम देखें तो उस बेसिस पे बैकग्राउंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखा और समझा। तो बोहर के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं हमारे पास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये बेसिकली वेव्स होती है, तो इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने डिफाइन करी। हमें लगता था वेव की एनर्जी कॉन्टिन्यूस होती है, जैसे एक लाइट है, जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, उससे भी जो भी लाइट आ रही है वो कॉन्टिन्यूस आ रही है, तो वी थॉट ऑफ दैट वे। बट इवेंचुअली दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिनोमेना और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी बता दिया कि देयर इज मच मोर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। यू आर थिंकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेरी सिंपल एंड दे आर जस्ट वेव्स, बट दे आर नॉट, दे इवन हैव पार्टिकल नेचर। जो हमारी रेडिएशंस है, EMR रेडिएशन, जो भी लाइट हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो वाइट बल्ब के थ्रू रिसीव कर रहे हो, चाहे वो सन के थ्रू रिसीव कर रहे हो, किसी भी तरीके की लाइट जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है साथ साथ वेव नेचर के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेव और पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि विच ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो वेव के लिए आपके पास रिफ्लेक्शन है, फिनोमेना, रिफ्रैक्शन है जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। तो ये सारे फिनोमेनाज आपके पास जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेनाज जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर शो करता है। साथ साथ ऐसे दो एक्सपेरिमेंट है जो पार्टिकल नेचर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन दोनों के बारे में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, दैट वाज प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स ने क्या समझाया? प्लैंक्स के हिसाब से जो भी आप लाइट रिसीव कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी आप रिसीव कर रहे हो, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं इनकी एनर्जी
क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है अवेलेबल इन स्मॉल पैकेट्स। ये सारी लाइट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हमारे पास जो है अवेलेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, राइट। दैट मीन्स आप जो सोच रहे हो कि लाइट से आपको कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिल रही है, वो ऐसे नहीं मिल रही। आपको एनर्जी मिल रही है एक फोटोन के फॉर्म में, फिर एक सेकेंड फोटोन के फॉर्म में, फिर तीसरे फोटोन के फॉर्म में, फिर चौथे फोटोन के फॉर्म में। मतलब एक छोटे छोटे समझ लो लाइट के पार्टिकल्स आपके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और आपको एनर्जी दे रहे हैं। बट हमारी आईज वो जो दो फोटॉन्स की एमिशन के बीच में टाइम गैप होता है उसके लिए ससेप्टेबल नहीं है, उसको पहचान नहीं पाती, उनको नहीं समझ आता कि इतना क्या डिफरेंस है। मतलब वो उनको लगता है कि कॉन्टिन्यूस आ रही है, क्योंकि हमारी आइस बहुत नैनो सेकेंड्स और जो पिको सेकेंड्स वाली चीज़ है उसके लिए ससेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है, बट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और हर पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E is equals to h nu is the expression for energy given by given by Planck's। h Planck's कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। तो यहाँ तक बैकग्राउंड वर्क हम लोगों का जो है सारा हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने ये सारी चीज़ें अपने मॉडल को प्रपोज करने से पहले जो है जान ली थी, है ना। उसके लिए उसने ये एज्यूम कर लिया था कि मेरे मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर मैं रखूँगा, काउंटर करूँगा उस चीज़ को, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती E=h की फॉर्म में अवेलेबल होती है, उस चीज़ को भी मैं रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसने प्री प्लान कर दी थी कि मेरे मॉडल ऑफ एटम में ये सब चीज़ें होंगी। तो अब आके हम लोग ये स्टडी करते हैं कि उसका मॉडल ऑफ एटम एक्चुअली में था क्या। तो आज की क्लास हम लोग देंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम को, उसको समझेंगे, क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप अभी तक ये समझ लीजिए कि मैंने जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई है उनमें से कोई एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछेगा। स्कूल में तो फिर भी एक बार सवाल पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल अब आना शुरू होगा बोहर मॉडल से। तो अब हमें न्यूमेरिकल अप्रोच समझनी, और हम एक तरीके से समझे कि असली चैप्टर तो अब हमारा शुरू हुआ है जब हम बोहर मॉडल की बात करते हैं। तो आज की क्लास हम बोहर मॉडल पे जो है रखेंगे, और इसके बाद एक क्लास हम और देंगे जिसमें बोहर मॉडल से रिलेटेड या प्लैंक्स क्वांटम से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट वी एडजस्ट टू द बोहर मॉडल वेरी इजी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। So let's talk about Bohr's model of atom। बोहर ने क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या पॉस्टुलेट लिए अपने मॉडल में। बोहर के हिसाब से कुछ पॉस्टुलेट्स थे, उसके स्ट्रक्चर के पॉस्टुलेट्स। फर्स्ट थिंग बोहर मॉडल के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, बोहर ने ये कहा कि एटम के अंदर देयर विल बी न्यूक्लियस दैट वुड बी प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज़ तो उसकी रदरफोर्ड वाली ही थी कि न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन सेंटर बट इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही है जो रदरफोर्ड की है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ है। क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स्ड एनर्जी पाथ, ऑन फिक्स्ड एनर्जी पाथ। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं फिक्स्ड एनर्जी पाथ पे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी। उसके हिसाब से अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन मेरा इस पर्टिकुलर इस तरीके से इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पाथ है इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। दिस पाथ इज अ फिक्स्ड एनर्जी पाथ। मतलब ऐसा नहीं समझेंगे कि लेट्स से इस पाथ का एनर्जी इवन है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन इस पाथ में यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, उसका एनर्जी इवन रहेगा। ये एक ब्रेक थ्रू था। दैट्स हाउ बोहर इज डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बस इसे बोल के छोड़ दिया कि घूमता है, कहाँ घूमता है, कैसे घूमता है, क्या पाथ है, कुछ नहीं बताया। इसने मेहनत करी, इलेक्ट्रॉन पे फोकस किया
और इलेक्ट्रॉन एक हल्का पार्टिकल है, उसको जाने नहीं दिया, उसके बारे में चीज़ें समझी और उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ है। अब ये जो फिक्स्ड एनर्जी पाथ है इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर हम उसे स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। तो दीज फिक्स्ड एनर्जी पाथ आर नोन एट ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स। तो जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, E1 उसकी एनर्जी है, तो ये एनर्जी फिक्स्ड हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये एनर्जी पाथ उसका फिक्स्ड हो गया, ये वो बोलना चाह रहे हैं। थर्ड पोस्टुलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्ट वेयर quantization of angular momentum, only those orbits exist where quantization of angular momentum is followed। मैं समझाऊंगी ये चीज़ क्या है, बट अभी आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ होना चाहिए। फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहता है एज लॉन्ग एज electron is in a fixed energy path, it does not change its energy, neither absorbs or neither emit any electromagnetic radiations, but when electron jumps from one state to another, jumps from one state या one orbit to another, energy is either absorbed और emitted। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझाई। सबसे पहली चीज़ उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, बट वो जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, और जब तक वो उस पाथ में है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उसी पाथ की एनर्जी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ में घूम रहा है, लेट्स से ये पाथ का नंबर है 1, तो n=1 मैंने बोल दिया फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, तो जब तक वो इस पाथ में घूम रहा है उसकी एनर्जी E1 फिक्स्ड रहेगी। तो वो इधर हो, इधर हो, इधर, 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 किधर भी हो उसका एनर्जी फिक्स्ड है। बात क्लियर हुई? एनर्जी विल रिमेन फिक्स्ड इफ इट इज रोटेटिंग ओवर दिस पाथ। वो ना ही, क्योंकि अब एनर्जी फिक्स रहेगी, इसका मतलब वो किसी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। वो एनर्जी एमिट या एनर्जी एब्जॉर्ब सिर्फ तब करेगा जब वो अपना पाथ बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के आसपास लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये सारे ऑर्बिट सर्कुलर इन शेप है, सारे ऑर्बिट सर्कुलर है। मैं एक ही चीज़ आपको उसका दिखा रही हूँ। तो लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसका एनर्जी फिक्स्ड है E1। अब ये जो पाथ है इसका एनर्जी फिक्स्ड है E2, इस पाथ का एनर्जी है फिक्स्ड E3। तो जब तक मेरा इलेक्ट्रॉन इस पाथ में है उसका एनर्जी E1 ही रहेगा। बट अगर वो इस पाथ को छोड़ के इस पाथ में जाएगा तो वो अपना एनर्जी E1 से E2 करेगा, और इस केस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है, या फिर वो सेकेंड से जब 1 पे गिरे तो E2 पहले होगा फिर E1 करेगा, या फिर 1 से अगर वो 3 पे जाए तो E1 से E3 करेगा, और 3 से अगर 1 पे आए तो E3 से E1 करेगा। मतलब एनर्जी का चेंज, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में है बेटा, ये सारी एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज का एब्जॉर्प्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन सिर्फ तब होगा जब वो अपना पाथ बदलेगा। अगर वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के सेकेंड ऑर्बिट में गया, या सेकेंड से फर्स्ट में आया, फर्स्ट से थर्ड में गया, थर्ड से फर्स्ट में आया, कुछ भी अगर ऐसा प्रोसेस हुआ है, सिर्फ इसी प्रोसेस के दौरान ही उसकी एनर्जी चेंज होगी। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, as long as electron is in a fixed energy path it does not change its energy but neither emits electromagnetic radiation but when it jumps from one state to another, तो एक स्टेट से दूसरे में जाता है, 1 से 3 पे गया, 3 से 1 पर आया, किसी भी स्टेट से गया,
तो उस केस में वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या तो एमिट करता है। तो एनर्जी का चेंज, लेना देना एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज का सिर्फ तब होगा जब वो अपना पाथ बदलेगा, अपने ऑर्बिट्स को बदलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसे नहीं कि आप मंग धड़ंग बोलो कि कोई भी ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। क्या आप बोलो कि मैडम ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ क्यों बनाया आपने सेकंड, यहाँ पर भी एक ऑर्बिट होना चाहिए, इनके बीच में भी एक ऑर्बिट होना चाहिए, और यहाँ सेकंड होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कहाँ कौन सा ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। दो ऑर्बिट के बीच में कोई रैंडम ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकता है? कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए वो बड़ा स्पेसिफिक है, सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। तो अभी हम बताते हैं ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मतलब क्या। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल के। अब चलिए इन पोस्टुलेट्स को और अच्छे से समझते हैं। ठीक, शुरू करते हैं, अच्छे से समझते हैं हम इन ऑर्बिट्स को। सबसे पहले जैसे मैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या है। सबसे पहले एज्यूम करो कि ये एक ऑर्बिट मैंने मान लिया न्यूक्लियस के आसपास। दिस इज लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट विच आई हैव एज्यूम्ड। इस ऑर्बिट का नंबर है 1, तो n = 1 मैंने बोल दिया। इस ऑर्बिट पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, कितनी? E1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ये समझो कि इस ऑर्बिट पे किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं और क्यों आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। देखिए, कोई भी आप एटम ले लीजिए, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एटम, लेट्स टेक अ केस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो। तो ये खासकर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, बोहर मॉडल इज ओनली वैलिड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोहर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे जो है उसी पे वैलिड है। व्हाट डू मीन बाय दिस? ये सिर्फ और सिर्फ उसी पे वैलिड है जिस सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। मतलब या तो आप हाइड्रोजन एटम ले लीजिए क्योंकि उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर आप कुछ हीलियम 2+ आयन ले लीजिए या एटम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हीलियम प्लस ले लीजिए, सॉरी, क्योंकि हीलियम जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मास नंबर 4 होता है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ये वाली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर विच इज Z। ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर एंड दैट इज A, राइट। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और मास नंबर जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो इसका मतलब हीलियम 2-4 में प्रोटॉन्स 2 हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। बट अगर इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वैल्यू 4 है और इसमें से प्रोटॉन 2 है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। बट इफ आई मेक हीलियम प्लस 2-4 तो प्रोटॉन्स तो 2 ही रहेंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 4 ही रहेंगे और न्यूट्रॉन्स 2 ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो फिक्स है, देखिए। लेकिन क्योंकि इसमें +1 का चार्ज है, मतलब इसमें अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बट ये न्यूट्रल नहीं है तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से आप क्या कर दीजिए? -1 कर दीजिए, है ना। तो अगर प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, बट इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने होंगे? 2 पहले थे बट अब 1 होंगे क्योंकि एक प्लस चार्ज है। तो अब देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये मेरा बोहर मॉडल को के लिए सही है, बट हीलियम नहीं है। तो बोहर मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आप हीलियम प्लस ले सकते हैं या फिर आप लिथियम ले सकते हैं, लिथियम 2+ ले सकते हैं। कैसे भाई? लिथियम 3-9 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास 3 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स उसके पास 9 है, तो न्यूट्रॉन्स हमारे उसके पास कितने हो गए? 6 हो गए। बट अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 3 होते, बट अभी इस पर 2+ है, मतलब 3 - 2 दैट मीन्स 1, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो
तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर भी बोहर मॉडल वैलिड होगा, इस पे नहीं होगा। तो अब कोई भी हाइपोथेटिकली, भाई मुझे ये नहीं देखना कि लिथियम +2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकली अगर आप कोई भी एक एटम जनरेट कर सको जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एटम रियलिटी में उसको बनाना आसान हो या ना हो, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, नो मैटर उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर 1 है तो ये सारे बोहर के मॉडल, उसके पोस्टुलेट्स उसके ऊपर वैलिड होंगे। तो मैं कार्बन +5 पे भी वैलिड करा सकती हूँ, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, 6 और 12 होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होने चाहिए, प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रल होता तो 6 ही होते, बट अभी 5 कम होंगे, तो 6 में से 5 गए 1, तो इसमें वैलिड है। वैसे आप कोई भी हाइपोथेटिकल जो है आप बना लो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उन सारे स्पीशीज पे बोहर का मॉडल एप्लीकेबल होगा। तो आप ये पहले याद रख लीजिए, बोहर का मॉडल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैलिड है, वो आप कोई भी बना लो। आप चाहे बना लो सोडियम +10, चाहे कितना डिफिकल्ट है बनाना, बट बना लो, क्योंकि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और 23 होता है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, पर 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो गया, ठीक है। तो इन सब पे जो भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उनके ऊपर हाइड्रोजन बोहर मॉडल ऑफ एटम वैलिड है, ये समझिए। इसके ऊपर सवाल आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेंगे इसमें से बोहर मॉडल किन किन पे वैलिड है, जिन जिन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सब पे वैलिड है, नो मैटर उनमें प्रोटॉन कितना है, नो मैटर उनमें न्यूट्रॉन कितना है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स कितने मुझे नहीं पता, तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो मैंने लिख दिए Z से, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट हर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिर्फ साइन में डिफरेंस रहते हैं, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर मैं 2 चार्जेस ले रही हूँ, एक तो ये इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन जो है, अब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो इस पूरे पे चार्ज कितना होगा, Ze, हाँ है ना, ठीक है ना। ये E चार्ज है, ये Ze चार्ज है, मतलब आपने 2 पार्टिकल्स ले लिए चार्ज, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, Q1 को माना E चार्ज और Q2 को माना जो न्यूक्लियस है Ze चार्ज। Ze मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हर प्रोटॉन का चार्ज इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है। नाउ कभी भी अगर आपके पास 2 एटम्स है, दो चार्जेस है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r से सेपरेट होते हैं, तो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली रिलेटेड होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी 2 चार्जेस के बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। दैट मीन्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर ये चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो इनके फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और ये रिपल्सिव होंगे, मतलब अगर ये सेम होंगे तो इनका फोर्स रिपल्सिव होगा। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाऊँ तो K एक कॉन्स्टेंट लगा देती हूँ, Q1 Q2/R² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हालांकि लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, घबराओ मत, मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तो उस बेसिस पे लेट्स से ये डिस्टेंस r है, तो ये r क्या हुआ, r हो गया इस ऑर्बिट का रेडियस। एक तरीके से ऑर्बिट्स आप स्फेरिकल कंसीडर करते हैं हमेशा, तो ऑर्बिट्स को आप सर्कुलर मानिए। तो अगर आपका ऑर्बिट सर्कुलर है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है, r, ठीक है। तो अगेन 2 चार्जेस है, इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचना चाहेगा, तो ये फोर्स F1 जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की। अगर ये रिपल्शन होता तो बाहर की तरफ लगता, सपोज ये भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्स पीछे की तरफ लगता, बट अभी अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर घुसना चाहेगा, है ना। तो ये जो फोर्स है F1 वो हो जाएगा K Q1 Q2, Q1 कितना है Ze, Q2 कितना है E/R², तो हो गया K Ze²/R²। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जो एक इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ऐसे सोचो, क्योंकि न्यूक्लियस भारी है आपका
और इलेक्ट्रॉन आपका हल्का है, तो ऑब्वियसली उस बेसिस पे अगर देखा जाए कि भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और एक नेल रख दिया, मैग्नेट और नेल के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, और बाहरी मैग्नेट आपने रख दिया, तो ये नेल चाहे कैसा भी हो घुसेगा ना उसके अंदर जाके। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका हल्का पार्टिकल है और न्यूक्लियस आपका बाहरी है, तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन तुरंत न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो मेरा एटम डिस्टर्ब हो गया। मतलब एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि फोर्स तो लग रहा है बट इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहिए उस ऑर्बिट में। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे उस ऑर्बिट पे स्टेबल करना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहीं पड़ा रहा ना तो इसके अंदर घुस ही जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस भारी है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में। अब रोटेशन से क्या होता है सोचो। आप एक बात बताओ, कभी भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक सर्कुलर रोड पर मूव करते हो अपनी गाड़ी लेके, है ना, या बाइक लेके, अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो तो आप हमेशा जैसे इस तरीके से मूव कर रहे हो तो आप जो है सर्कुलर पाथ की तरफ जो है खिंचते चले जाते हो। ये आप लोगों ने फील कर, आप हमेशा उस पाथ की तरफ खिंचते चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इस तरीके से एक बाइक को कट मार रहा हूँ, तो जब मैं इस तरीके से कट मारूंगा तो मेरे को एक फोर्स लगेगा उस अंदर की तरफ, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी आप एक सर्कल की तरफ राउंड लगाते हैं ना, तो सेंटर ऑफ सर्कल से आपके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट जब आप ऐसे घूमते हैं किसी सर्कल में तो क्या आप अंदर घुस जाते हैं उसके? नहीं घुसते ना। आप अगर बाइक पे चल रहे हो, सोचो यू आर ड्राइविंग अ बाइक और अ स्कूटी इन अ सर्कुलर मोशन, तो आप जब ऐसे घूम रहे होते तो आपके ऊपर ऐसे एक फोर्स नहीं लगता जो आपको इधर पीछे की तरफ रखता है, और आप बाइक इस तरीके से आप घूमते हैं, तो ये पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है ये एक्चुअली उस फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है जो रोटेशन के वक्त सेंटर की तरफ लग रहा होता है। तो रोटेशन के वक्त जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगेगा तो आप कभी भी रोटेट करोगे तो आप अंदर ही सेंटर की तरफ ही घुस जाओगे। क्यों? क्योंकि वो फोर्स आपको खींच रहा है ना। पर ऐसा तो नहीं होता, हम सक्सेसफुली कितनी बार भी राउंड लगा सकते हैं किसी भी एक सर्कुलर रोड पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक तरीके से बोल लो जी, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स होता है जो बाहर की तरफ हमें लग रहा होता है और हम बैलेंस रहते हैं। मतलब अगर सपोज मैं इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जा रही हूँ, इस तरीके से सर्कल है ये वाला सर्कल, तो इस सर्कल का सेंटर होगा इधर, तो मेरे पास इस तरीके से एक फोर्स लग रहा होगा जो इस सेंटर की तरफ मुझे खींच रहा होगा। बट ऑब्वियसली मैं नहीं गिरूंगी, मैं बाइक से चक्कर काट रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर लग जाता है जो मुझे पीछे की तरफ खींचता है। तो अगर मैं ऐसे घूम रही हूँ और ऐसी टिल्ट होगी तो मैं गिरी जाऊंगी ना। बट अगर मैं ऐसे घूम रही हूँ और मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे की तरफ पुल करूँ तो मैं नहीं गिरूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुल करूंगी ना तो एक और फोर्स लग जाएगा जो उसी मैग्नीट्यूड का है, सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड का, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हेंस मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। सेंट्रीपिटल मुझे खींच रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का जो इधर फोर्स लग रहा है वो मुझे बचा रहा है अंदर गिरने से, और दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना इधर गिरूंगी ना उधर गिरूंगी। ठीक है, ये समझिए। फिजिक्स में आप और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, बट अभी केमिस्ट्री के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने समझा दिया। तो जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी तरफ सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये F1 है, और ये F1 ही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। F1 वुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे खींच रहा है। बट अगैन इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं घुसेगा, तो सर्कुलर मोशन की तरफ से एक अपोजिंग फोर्स, इसे F2 यहाँ लग जाएगा, और ये जो F2 फोर्स होगा दैट वुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम मैग्नीट्यूड एज सेंट्रीपिटल फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एज सेंट्रीपिटल फोर्स बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और इस F2 फोर्स को बोला जाता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका वैल्यू होता है mv²/r। दिस इज द फॉर्मूला, mv²/r। तो क्योंकि अब मेरे इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, और मेरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मतलब ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स सेम। तो एक इक्वेशन मेरे पास आई kZe²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है।
बात क्लियर हुई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग कि इस इक्वेशन में आप पहले बताओ के का आपको पता क्या क्या? के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको पता रहेगा। हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम है तो उसका Z का वैल्यू भी पता रहेगा। E का वैल्यू भी पता रहता है क्योंकि E 1.6 × 10⁻19 कूलम है। M का वैल्यू भी पता रहता है क्योंकि M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी अपने को पता रहता है। क्या नहीं पता है अपने को? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? V नहीं पता, मतलब वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और R नहीं पता, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो दीज आर द टू अननोन्स विच वी हैव इन दिस इक्वेशन। और आपको ये अच्छे से पता है कि अगर दो अननोन होते हैं तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी आप उन दो अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और जिस रेडियस ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों की वैल्यूज अपने को नहीं पता, बाकी रेस्ट आई नो। तो वन इक्वेशन आई हैव V और R की, अनदर इक्वेशन आई शुड हैव फॉर अनदर थिंग, ताकि V और R को निकाल के मैं जो है दो इक्वेशंस को यूज करके कैलकुलेट करूँ। ना तो पॉइंट इन अंडरस्टैंड है कि सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास। तो सेकेंड इक्वेशन वही है जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो आप क्वांटाइजेशन भी समझते हैं और एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन क्या है उसको भी समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि पहली बात ही बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आप लोग लोअर क्लासेस में फिजिक्स में मोमेंटम पढ़े होंगे। मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है, P जैसे मैं लिखती हूँ, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। ये जो मोमेंटम होता है बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब जब हम ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, मतलब सीधा आगे पीछे सीधे वाले मोशन जो होता है, तो मोमेंटम mv होता है। अभी मेरा मोशन आगे पीछे सीधा नहीं है, मेरा मोशन सर्कुलर है। तो जब मैं सर्कुलर मोशन करती हूँ तो जो मेरा मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी इनटू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिस पे आप घूम रहे हो, और द सर्कुलर पाथ। तो mvr जो होता है वो मेरा एंगुलर मोमेंटम कहलाता है और mv मेरा लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको एंगुलर मोमेंटम समझ आ गया ना। इसका क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? देखिए, क्वांटाइजेशन आपने एक वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, जब मैंने बताया था प्लैंक सेज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। तो वी हर्ड दिस वर्ड क्वांटाइज्ड, क्वांटम, क्वांटाइजेशन, ये सारी चीजें एक ही जैसी हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा अवेलेबल इन स्मॉलर वैल्यूज और स्मॉलर फ्रैक्शन, फ्रैगमेंट्स जिससे मैं बोल सकती हूँ। तो क्वांटाइजेशन का एक तरीके से मतलब बोल दीजिए स्क्रीनिंग से। तो जब भी मैं बोलती हूँ कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्वांटाइज, मतलब इसके कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं, कुछ वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ आई से mvr जो होता है वो NH/2π होता है। ये एक्सप्रेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ये एक्सप्रेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अब बात ये है पते की कि इस एक्सप्रेशन में ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, mvr आपको पता है एंगुलर मोमेंटम है, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट होता है। तो h/2π एक कांस्टेंट है जिसका एक वैल्यू फिक्स रहेगा। बट n क्या है? n है आपका ऑर्बिट नंबर। ठीक है भाई, अगर एक पाथ डिसाइड है, एक रास्ता है, कोई पाथ है, तो पाथ का वैल्यू होगा ना, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, क्योंकि तो 1.5 पाथ, 2.5 पाथ, व्हाट इज दिस भाई? या तो फर्स्ट नंबर का होगा या सेकंड नंबर का होगा या थर्ड नंबर का होगा। वैसे ही ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 100वां, 99। बट ऐसा कौन सा पाथ है जो मैं बोलूँगी 2.5 पाथ है? 2.5 पाथ मतलब 2.5 पाथ। What do you mean by 2.5 path? Does not make any sense to us. That's exactly what I'm trying to make here. This n is a orbit number और orbit का नंबर फिक्स्ड है। n का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, ऐसे कुछ होगा, है ना भाई, या इन्फिनिटी भी हो सकता है।
पर n का कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, n का कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्यों मैं बोलूँ -1 पाथ। व्हाट डू मीन बाय -1 पाथ? -1 पाथ का क्या मतलब होता है? नेगेटिव साइन का कोई यूज होता है पाथ में या नंबर में? नहीं ना, नंबर किसी पाथ का नंबर बता रहे हो, कुछ बता रहे हो तो आपको रास्ता बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो तो आपको वैल्यू आपकी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, फ्रैक्शनल या नेगेटिव आप नहीं रख सकते। तो ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा वो मुझे क्या कह रहा है कि n का वैल्यू है तो 1 2 3 ऐसा कुछ होगा, 100 कुछ भी 200, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू होगा, नॉट अ फ्रैक्शन और नेगेटिव। और n ऑफ कोर्स कैन नॉट बी 0, n 0 नहीं है। n 0 का मतलब क्या? पाथ ही नहीं है। पाथ नहीं है का मतलब क्या? न्यूक्लियस में घुस जाओ सीधा, तो ऑब्वियसली है ना। तो ये सब वैल्यूज इसके अवेलेबल नहीं है। तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2π होगा। लेट्स अज्यूम h/2π का वैल्यू x है, तो MVR का वैल्यू x बना। जब n का वैल्यू 2 हुआ तो MVR का वैल्यू 2x बना। जब n का वैल्यू 3 हुआ तो MVR का वैल्यू 3x बना। 100 हुआ तो 100x बना। मतलब सिर्फ वही वैल्यूज MVR की पॉसिबल हैं जिसमें n ये हो, इतना टाइम्स ऑफ x ही पॉसिबल है। कोई भी रैंडम आप ये नहीं बोल सकते MVR इज 2.5 टाइम ऑफ x या MVR इज -1x, MVR इज 0, ये सारी वैल्यूज उसके लिए अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन इज। क्वांटाइजेशन मतलब आउट ऑफ सो मेनी रैंडम वैल्यू आई हैव सिलेक्टेड सम, कि ये वैलिड हो सकता है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये सब नहीं है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रिडॉक्स में थोड़ा सा मैंने आपको n फैक्टर के लिए बताया, n फैक्टर ये होता है। तो n फैक्टर जो था वो क्या था कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुआ है, इस तरीके से हमने डिफरेंट केसेस में n फैक्टर्स को जो है बताया था। तो n फैक्टर भी आपने कोई केस ऐसा देखा जिसमें n फैक्टर नेगेटिव आया? नहीं। n फैक्टर फ्रैक्शन आ सकता है, n फैक्टर 0 नहीं आ सकता, n फैक्टर कोई और पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है। तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर वो फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो जैसे n फैक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, वैसे n के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। और इस रिस्ट्रिक्शंस, n के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से MVR की भी वैल्यूज ऐसी होगी, कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। कभी भी इस तरीके से आपको कोई एक्सप्रेशन मिले जिसमें सारी कोई भी वैल्यूज नहीं, कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होती है, उस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। और वो क्वांटाइजेशन का बस इतना मतलब होता है कि सम वैल्यूज आर पॉसिबल, सम वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, दैट्स इट। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से मैंने अपने एंगुलर मोमेंटम को कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं लेने दिया, मैंने अपने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया कि कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यू ले पाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। यू अंडरस्टैंड? ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आपने जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो आपने E = NH न्यू कर दिया था। n क्या था उस केस में? n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक तरीके से मैं बोलूँ, या क्वांटा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी नेगेटिव होंगे कि नेगेटिव नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरी तरफ आ रहे हैं? नहीं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कोई फ्रैक्शनल होंगे? नहीं। तो इस केस में भी आपने एनर्जी को फिक्स कर दिया ना कि एनर्जी मेरी भाई एच न्यू का कुछ 1 2 3 टाइम्स 100 टाइम इस टाइम से होगी। 2.5 फोटोन निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है 1 निकलेगा 2 निकलेगा, ये कुछ ऐसे निकलेगा। तो अगेन दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सारा क्वांटाइजेशन का मतलब है सम वैल्यूज आर पॉसिबल, सम नॉट। बात क्लियर हुई? नाउ ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है जिसमें V और R का रिलेशनशिप है ना। तो दिस इज, इफ माय फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, देन व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? माय सेकंड इक्वेशन इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR = NH/2π, जिसमें h का वैल्यू मुझे पता है, 2π कांस्टेंट है, V और R अननोन है, n मुझे पता रहेगा कि मैं कौन से ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, m मुझे पता है। तो दीज आर 2 इक्वेशंस एंड आई हैव 2 अननोन्स V एंड R। तो मैं इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके V और R का वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दैट दीज 2 इक्वेशंस। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा k ZE²/R² = MV²/R। This is my first equation. Second equation is MVR = NH/2π. This is my second equation, right?
एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आर आर कैंसिल करते हैं और आर का वैल्यू निकालते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट मुझे मिला के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना हुआ, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, ये आर का वैल्यू हुआ। पुटिंग आर वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 में अगर मैं प्लेस करूं तो बन जाएगा एम वी, आर की जगह मैं लिख सकती हूँ के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बात क्लियर है ना। इस केस में मेरे एक्सप्रेशन क्या बना, ये m और m देखिए कैंसिल हो गया, ये v और ये v भी कैंसिल हो गया। तो के जेड ई स्क्वायर बाय वी, के जेड ई स्क्वायर बाय वी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ से v का वैल्यू निकालते हैं। देखिए v का वैल्यू कितना आया, ध्यान से देखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच इंटू 2 पाई, यही बना। तो इसको अगर आप सोचो ध्यान से, k कांस्टेंट है जिसको वैल्यू आपको पता रहता है, z डिपेंडिंग अपॉन आप हाइड्रोजन एटम ले रहे, लिथियम एटम ले रहे, जो भी ले रहे उसका एटॉमिक नंबर आप यहाँ लिखेंगे। e का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 है, 2 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, सब पता है आपको। आपको सिर्फ जो चीज़ नहीं पता वो ये है, मतलब पता तो सारी चीज़ है, बट क्या चीज़ चेंज हो सकती है, वो एक चीज़ जो चेंज हो सकती है वो है z और n। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए z1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, लाइक दिस। तो z एंड n आर द 2 थिंग्स दैट कैन चेंज, रेस्ट सब का वैल्यू आपको पता है। तो अगर मैं सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मिला दूं और वेलोसिटी का वैल्यू निकालूं बेटा, तो वेलोसिटी को पहली चीज़ आप देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n के, ठीक है। तो इसका मतलब जब n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब n का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, ऑर्बिट नंबर बढ़ना। ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा मतलब आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सेकेंड ऑर्बिट वुड बी अ लिटिल अवे, थर्ड ऑर्बिट वुड बी और अवे, दैट मीन्स वी आर मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। और जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए z का n का वैल्यू अगर बढ़ा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो ये आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा रिलेशन याद रखना है कि n के बढ़ने से क्या होगा, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। एनीवेज अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम देखें तो ये बनना 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच, कांस्टेंट को अलग कर लिया, z बाय n को अलग कर लिया, क्योंकि z बाय n 2 वेरिएबल्स हैं एक तरीके से बोलो जो सिस्टम के हिसाब से चेंज हो गए, बट ये सब कांस्टेंट है। तो इनका वैल्यू जब प्लेस करा तो मेरे पास v का वेलोसिटी का जो वैल्यू आया वो आया 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n। तो वेलोसिटी का वैल्यू ये हुआ। तो इसका मतलब अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो आपका z का वैल्यू 1 हुआ, और हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, तो v1 ऑफ h, in that case electron will be having a velocity of 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे, मतलब 2.18 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय n का जगह आप 2 लिख देंगे, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी सेकेंड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट की अगर आप बात करेंगे तो आप इसे क्या कर देंगे, 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। बात क्लियर हुई। लेट्स से मैं हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम प्लस, बिकॉज दैट इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस आएगा तो z का वैल्यू बेटा क्या फिक्स हो जाएगा, 2। तो हीलियम फर्स्ट के लिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूंगी, n का वैल्यू 1 रखूंगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस वुड बी 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1, तो इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वुड बी स्पीड। मतलब एक तरीके से आप देखो कि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल होगी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपने को इस्टेब्लिश करना आना चाहिए, है ना। सिमिलरली वेलोसिटी में अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की बात करूं, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में n का वैल्यू 2 हो गया और हीलियम का z भी 2 हो गया, तो वो 2.18 इंटू 10⁸ ही हो गया।
मतलब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही हुई जो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में। समझ रहे हो? थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में क्या होगा, z का वैल्यू तो 2 हो गया बट n का वैल्यू 3 हो गया, तो वी कैन हैव इट लाइक दिस। तो इस तरीके से बेटा जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। अभी लिथियम हो गया तो z का वैल्यू 3 हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं फॉर व्हाट ऑर्बिट और इन lithium plus 2 atom electron should revolve so that its velocity becomes equal to velocity of फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कौन से ऑर्बिट में लिथियम का इलेक्ट्रॉन घूमे ताकि उसकी वेलोसिटी v1h के बराबर हो जाए। तो v1 ऑफ h हाइड्रोजन एटम 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और लिथियम के लिए n ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z का वैल्यू 3 हो जाएगा बाय n। और इसको आपको इसके बराबर करना है, मतलब इस और इसको किस में घूमना पड़ेगा, n=3 में। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट के बराबर होगा और लिथियम के थर्ड ऑर्बिट के बराबर होगा, है ना। तो इस हिसाब से आप जो है डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको सेटअप कर सकते हो, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को सेटअप कर सकते हो। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई। तो मैंने एक काम किया सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कि मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया और मेरे पास 2 ही अननोन थे। तो जब वेलोसिटी मेरे पास आ गई तो मैं रेडियस भी निकाल सकती हूँ, है ना। हालांकि घबराइए मत, ये डेरिवेशन आपसे कभी कोई एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं, नीदर योर स्कूल एग्जाम एंड नॉर योर जेई एग्जाम, कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन। सिर्फ इसलिए मैं डेरिवेशन करा रही हूँ ताकि ऐसा ना लगे आउट ऑफ वियर्ड, ये कहाँ से आ गया एक्सप्रेशन, तो रटने वाली चीज़ होगी, है ना, इसलिए करा रही हूँ। कोई वैसे आपसे जनरली पूछेगा नहीं ये सब चीज़ें। यहाँ तक क्लियर हुई? चलिए अब यही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं अपने सामने रखती हूँ और रेडियस को निकालने की कोशिश करती हूँ। देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा। अच्छा, आपके पास रेडियस की 2 एक्सप्रेशन, आप जो मर्जी यूज़ करें। मैं सेकेंड वाला यूज़ कर रही हूँ mvr=nh/2π, क्योंकि इसमें खाली v आ रहा है, तो v को यहाँ प्लेस कर देती हूँ। तो लेट्स से ये इक्वेशन मेरा हो गया 3। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन, ये वाला इक्वेशन 2 था, इन इक्वेशन 2, तो यहाँ प्लेस करा। तो एम आर इंटू वी का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया 2π/k² इंटू z/n। तो ये बराबर हो गया nh/2π के। बोले बात क्लियर है? यहाँ से अगर मैं r का वैल्यू निकालूँ बच्चे तो क्या बनेगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे, मतलब nh/2π, डिनोमिनेटर में ये पूरी चीज़ आ गई मेरे पास, m इंटू 2π/k² इंटू /nh, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये nh ऊपर चला जाएगा, तो n² डिवाइडेड बाय 2π इंटू m 2π/k² इंटू z, ये एक्सप्रेशन बना, जिसको मैं लिख सकती हूँ n² बाय 4π² इंटू मास इंटू k² इंटू z। अगेन आप देखिए n और z 2 ही एक्सप्रेशन होंगे जो चेंज हो सकते हैं, बाकी सबका वैल्यू आपको पता ही है। तो अब देखिए रेडियस जो है वो देखा जाए तो प्रोपोर्शनल है n² के, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल था z/n के, रेडियस प्रोपोर्शनल है n² के, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रेडियस को देखूं तो h² 4π² mke² साथ कर दूं इंटू n²/z ऐसे कर दूं। तो जब इन सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू पुट करती हूँ बेटा तो रेडियस आता है 0.529 एम्स्ट्रॉन्ग इंटू n²/z, और 1 एम्स्ट्रॉन्ग याद रखेंगे हमेशा होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। बात क्लियर हुई? तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एम्स्ट्रॉन्ग इंटू n²/z हमारा जो है रेडियस का
वैल्यू हो गया। बात क्लियर हुई? अब इस चीज के हिसाब से अगर इसको एनालाइज किया जाए तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ बेटा और फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रही हूँ n=1 के लिए, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन एटम में Z तो 1 होगा और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है ना, तो इस केस में हमारा R का वैल्यू क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब फर्स्ट रेडियस, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगी तो R का वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मतलब इंटू 4 हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स। अब आप जब आप और न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो आपका रेडियस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। थर्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो रेडियस है 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप जो है हाइड्रोजन आटम में एनालाइज कर सकते हैं कि अगर पहला रेडियस x है तो दूसरा 4 गुना होगा x से, तीसरा 9 गुना होगा और चौथा 16 गुना होगा n² की फॉर्म में। समझ रहे बात को? तो इस हिसाब से रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। वहीं पे लेट्स से मेरे पास हीलियम प्लस एटम है तो Z का वैल्यू उसके लिए 2 हो गया, क्लियर। इसके लिए n का वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस क्या होगा 0.529 इंटू n² का वैल्यू 1 है बाय Z का वैल्यू 2, मतलब हाफ ऑफ फर्स्ट। तो हाइड्रोजन में जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसका आधा है हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, हीलियम प्लस का। सिमिलरली सेकेंड अगर मैं हीलियम प्लस का देखूं 529 इंटू n² मतलब 2 का स्क्वायर बाय Z का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, मतलब ये 2 टाइम्स है 529 के। और अगर मैं थर्ड का देखूं तो 9/2। तो इस हिसाब से आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से कंपेयर करना है, जिस मर्जी से भी कंपेयर करना है तो वो वाली जो वैल्यू है वो कितना टाइम हाइड्रोजन की है। ऐसे आप किसी के लिए भी, किसी भी आपको अगर मैंने बोल दी कार्बन +5 के लिए निकालो तो कार्बन +5 के लिए Z क्या लोगे, 6 ले लोगे, और n का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट है 2। तो आप इस फॉर्मूले को अगर खाली याद रख लो ना, दीज फॉर्मूलाज, तो आप सारे तरीके के क्वेश्चन जो है इसके बना पाओ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हमने रेडियस भी निकाल लिया ऑर्बिट्स का हाइड्रोजन आटम में, साथ साथ हाइड्रोजन आटम में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो भी हमने कैलकुलेट करी। बात यहाँ तक क्लियर हुई? चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट थिंग इज रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, एनर्जी नहीं पता, ऑर्बिट्स की एनर्जी अननोन है। तो अब हम एक काम करते हैं, ऑर्बिट्स की एनर्जीज पे फोकस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑर्बिट की एनर्जी पे हम लोग फोकस करते हैं। ऑर्बिट की एनर्जी में किस तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ज़रा देखते हैं इस चीज़ को। देखिए एनर्जी जो होगा वो 2 तरीके का होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल पास में है तो 2 चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में वो सम होगी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी की। बात क्लियर हुई? देखिए ऐसा देखा जाता है जब मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं Q1 Q2, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। इस केस में 2 चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के, बट ये हमेशा नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। आप आगे जब अभी आपने हो सकता पढ़ा भी हो लोअर क्लासेस में फिजिक्स में, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, है ना। देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि 10th में और 11th में जो फ़र्क है वो इन्हीं कारणों से है कि 11th में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें लगेगा कि यार ये हमें पता नहीं है। घबराइए मत, क्योंकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तब तक आपको सारी चीज़ें पता होंगी। 11th का करिकुलम CBSE ने या किसी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है
कि बहुत सारी चीज़ें जो फर्दर चैप्टर्स में आपको जाननी होंगी वो इनिशियल चैप्टर्स में गिवन है, और हम उसको कुछ नहीं कर सकते कि वो अरेंज ही इस तरीके से। अगर वो बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती बच्चों को, जो कि आती है 11th में। ये फैक्ट है, वो इसलिए आती है कि बहुत सारे बच्चों को फैक्ट्स नहीं पता होते जो लोअर क्लासेस में नहीं बताए जाते, बट 11th में अचानक से आ जाते हैं, और 11th में आगे वाले चैप्टर्स में भी आएंगे, है ना। बट अगैन अगर हमें बैलेंस आउट करनी है चीज़ें कि आपके स्कूल को भी देखना, सारी चीज़ों देखने, तो हमें वही चैप्टर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ कुछ रहेगा, बट घबराइए मत, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या क्या एक्सप्रेशन होता है। इवेंचुअली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सारी चीज़ आपको पता चली जाएंगी। एनीवेज वो इसके बराबर है, मैं समझाती हूँ नेगेटिव साइन क्यों है, बट उसी चीज़ को यहाँ देखते हुए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो होगा -k Q1 Q2 बाय R। R K इसलिए लगाया क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने हटाया। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, सोचें। केमिस्ट्री में whenever there is a negative sign technically says decrease in energy, right? And this decrease in energy is actually an indication of stability. जितना ज़्यादा स्टेबल होगा सिस्टम उतना ज़्यादा आप एक तरीके से मान लीजिए आपका एनर्जी जो है कम होता जाएगा। मतलब केमिस्ट्री का ये रूल है जो आपको हमेशा जीवन भर जब तक आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तब तक याद रखोगे, लोअर इज़ द एनर्जी मोर इज़ द स्टेबिलिटी। और जब आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज योर एनर्जी। व्हेन यू ट्राई टू डिक्रीज योर एनर्जी यू आर ट्राइंग टू अटेन स्टेबिलिटी। थोड़ा एक्सप्रेस करती हूँ, ये एक्चुअली मैंने नेगेटिव इसलिए बनाया है क्योंकि मैं दोनों चार्जेस जो है वो ऑपोजिट ले रही हूँ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं मतलब स्टेबिलिटी, मतलब नेगेटिव स्टेबल होगा पॉजिटिव के पास आके, पॉजिटिव स्टेबल होगा नेगेटिव के पास आके। तो आप या तो ऐसे समझ लो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, अगर मैं नेगेटिव ना लगाऊं तो आप ये मान लो कि चार्जेस का आप जो यहाँ रख रहे हो ये विद साइन रख दो। तो अगर आप इसे विद साइन भी रखोगे तो ये प्लस ये नेगेटिव अल्टीमेट ये नेगेटिव ही बनेगा, है ना। तो ये जो Q1 Q2 होते हैं ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड ना होके चार्ज विद साइन है, जबकि फोर्स में F में जो आपने ये लिखा ना Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है। पर पोटेंशियल में ये मैग्नीट्यूड ना मान के मान लो मैग्नीट्यूड नहीं है और ये जो है विद साइन है। तो अगर विद साइन होंगे और आपने यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया तो प्लस चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये तो टोटल ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया, और दोनों ही पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव ये तभी बनेगा जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव मतलब एनर्जी बढ़ना मतलब रिपल्शन, अनस्टेबिलिटी, इसलिए तो दो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगा रही हूँ इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड ले लो, और अगर मैं नेगेटिव नहीं लगा रही मतलब आप मैग्नीट्यूड मतलब विद साइन रख दो, आपकी चॉइस है। तो मैंने नेगेटिव इसलिए लगा दी क्योंकि अब हर जगह जो है मैंने यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ही रखवाया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चा यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड यूज़ करे, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे जो है नेगेटिव कर दिया ताकि आप समझे कि ये नेगेटिव मतलब क्या है, अट्रैक्शन। नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ कि मेरा न्यूक्लियस है जिसपे Ze है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव होगी क्योंकि अट्रैक्टिव होगा, तो -Ze² बाय R, Ze इंटू ई बाय आर। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक सिस्टम की क्या बन जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बात समझ आई सबको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, बात क्लियर। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ½ mv² होता है, हाँ या ना, है ना। तो एक्चुअली में जब आप v² का वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ r तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 आ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है वो Ze² बाय 2 आ रहा है इंस्टेड ऑफ Ze, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी -Ze² बाय r है तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड और Ze² बाय r उसका हाफ मतलब Ze² बाय 2r। ये आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने अभी v² का एक्सप्रेशन निकाला था ना, तो v² का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो एक्सप्रेशन इसी के जैसे बनेगा, सारी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसी के जैसे बनेगा और ये हाफ की वजह से नीचे 2 आ जाएगा।
समझ रहे हो, बस ये है। तो आप सिंपल याद रख लो कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब प्लस में होता है, प्लस Z²/2R होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस Z²/R होता है। तो अगर टोटल एनर्जी देखी जाए तो वो काइनेटिक है Z²/2R और पोटेंशियल है माइनस Z²/R। प्लस करेंगे और ये माइनस है तो माइनस हो गया, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो नेट एनर्जी भी नेगेटिव आएगी Z²/2R। ठीक है, और R का वैल्यू आपको पता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो उसी बेसिस पे अगर मैं ये सारी चीजें देखती हूँ तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक तरीके से देखिए माइनस ऑफ Z/R के, और R प्रोपोर्शनल है n²/z के। तो ये दोनों चीज़ों को अगर मैं आपस में रिलेट करूँ तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस Z²/n² के, क्योंकि R की जगह n²/z करूँगी, Z ऊपर जाएगा तो Z²/n² हो जाएगा विद अ माइनस। ये है मेरा एक्सप्रेशन किसका, टोटल एनर्जी का। और जब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाती हूँ, वैल्यू रखती हूँ, तो वैल्यू बनता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। ये एक्सप्रेशन होता है मेरे एनर्जी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आप यूनिट देख रहे हैं एनर्जी की, वो मैंने लिखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल से बदलना है तो एक्सप्रेशन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनर्जी के बारे में। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन देखिए एनर्जी के क्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे। टोटल एनर्जी जो है वो है माइनस 13.6 EV इंटू Z²/n²। पोटेंशियल एनर्जी जो अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ों को रिलेट करो, पोटेंशियल एनर्जी था माइनस ZE²/R, काइनेटिक एनर्जी था प्लस ZE²/2R, और टोटल एनर्जी जो मैंने इस एक्सप्रेशन में निकाला वो था माइनस ZE²/2R, है ना। इनको आपस में अगर मैं रिलेट करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी बाय 2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं टोटल एनर्जी को, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो टोटल एनर्जी बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज टोटल एनर्जी, और एनर्जी का वैल्यू 13.6 EV Z²/n² है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 टाइम्स होगा, मतलब इंटू 2 कर दीजिए, 27.2 आ जाएगा ये आपके पास। तो ये हो जाएगा माइनस 27.2 EV इंटू Z²/n²। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन से आप देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस में, प्लस 13.6 EV इंटू Z²/n²। अब ये आपके लिए बेटा, ये जो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, एग्जामिनर को पता है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो एनर्जी का मैंने लिखा है तो सबको पता होगा, इसलिए एग्जामिनर एनर्जी ना पूछ के आपसे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने एनर्जी का जो वैल्यू लिखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। हो सकता है जब आप किताबें आप पढ़ें उसमें वैल्यू जूल्स में हो, तो दैट डज नॉट मैटर। अगर आप 13.6 को इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ करेंगे तो जूल्स में वैल्यू आ जाएगी। अगेन दैट वैल्यू इज़ अ वेरी बिग वैल्यू, तो इसलिए हम लोग कंफर्टेबल रहे, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं यहाँ पे। और जनरली आप कोशिश करिए एंट्रेंस में तो खासकर कि आपकी जो यूनिट होती है एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है, बिकॉज उसको डील करना आसान है। 13.6 को डील करना आसान है रादर देन 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को डील करना, है ना। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी भी हम एनर्जी के बारे में थोड़ा समझना चाह रहे हैं, है ना। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चे कि एनर्जी नेगेटिव साइन में है। भाई पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन मैंने आपको जस्टिफाई किया कि नेगेटिव साइन मतलब लोवरिंग ऑफ एनर्जी। लोवरिंग ऑफ एनर्जी मीन्स स्टेबिलिटी, है ना। हालांकि बात यहाँ पर भी वही है, नेगेटिव साइन का मतलब जो होता है वो स्टेबिलिटी से ही होता है। बट यहाँ पे मैं बहुत सारी अदर एक्सप्लेनेशन भी दूंगी नेगेटिव साइन के लिए, तो आप पहले इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और फिर आगे हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टोटल एनर्जी।
मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे देखो, वैसे तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आएगा स्टेबिलिटी होगा, एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबल होगा, लोअर होगा एनर्जी। बट मैथमेटिकली इस नेगेटिव साइन को मैं कैसे जस्टिफाई करूं? तो आप ये याद रखिए, एनर्जी -13.6 EV इंटू Z²/n² है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगी। मैं हाइड्रोजन एटम ले रही हूँ, मतलब Z का वैल्यू 1 ले रही हूँ, और हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट ले रही हूँ, तो n का वैल्यू भी 1 हुआ, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ -13.6 EV। कूल। सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम लूँगी तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा -13.6 EV डिवाइडेड बाय सेकेंड इज n मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो दैट मेक्स 13.6 EV बाय 4, और जब इसे डिवाइड करती तो आता है -3.4 EV। थोड़ा समझते हैं। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर आप थर्ड ऑर्बिट की निकालोगे तो वो हो जाएगा -13.6 EV बाय 9, एंड दैट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 EV। तो ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हो गई E3। ठीक है, आप मुझे अब ये बताओ बेटा, -2 का वैल्यू बड़ा है या -3? जब आप 2 और 3 को कंपेयर करते हो, ऑब्वियसली 3 बड़ा है 2 से, मैडम कैसी बात कर रहे हो? और -2 -3 को कंपेयर करोगे तो बोलोगे -2 बड़ा है -3 से, है ना? क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी बन जाती है। यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ हो रही है, यही इस नेगेटिव साइन का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ क्या हो रहा है, ये 13.6 नेगेटिव में, हालांकि अगर ये प्लस होता तो 13.6 ज्यादा होता 3.4 से, बट क्योंकि ये नेगेटिव है मतलब 3.4 बड़ा है 13.6 से। सिमिलरली 1.5 इन सबसे बड़ा है। तो दैट मीन्स जब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ रही है। मैं लिख रही हूँ ये क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मैंने बोला? एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग। ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ रही है, और मैंने आपको क्या बताया, केमिस्ट्री में जितनी कम एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी घट रही है, और ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप इलेक्ट्रॉन को 2, 3 या न्यूक्लियस से दूर भेजोगे, सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साथ रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ नेगेटिव चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा रही है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा उतना स्टेबल रहेगा, और जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल का मतलब एनर्जी का बढ़ना। इसलिए जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो दैट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यही हुआ ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, बट फॉर्मूले में तो एन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन ई और एन का डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता, ई और एन इनवर्स रिलेशन में होते, बट क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन की वजह से छोटी वैल्यू बड़ी हो रही है, दैट मीन्स ई और एन का डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि फॉर्मूले में इनवर्स दिख रहा है, तो नेगेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस है ताकि मैं एनर्जी को डायरेक्टली एन के प्रोपोर्शनल कर दूं, क्योंकि जब एन बढ़ेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, एनर्जी बढ़नी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी कम हो सके। बात क्लियर हुई? नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि नेगेटिव साइन, दो एक्सप्रेशन में ई और एन इनवर्स हैं, बट नेगेटिव साइन की वजह से ई और एन डायरेक्ट रिलेशन में जो है आ चुके हैं। यहाँ तक बात समझ आई? तो नेगेटिव साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। As you move away from the nucleus, energy of the orbit increases। बात क्लियर हुई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की -13.6 EV होती है। काइनेटिक एनर्जी +13.6 EV होगी इंटू Z² बाय n²। पोटेंशियल एनर्जी -27.2
EV होगी Z²/n²। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका हाइड्रोजन एटम है, कोई भी एटम है उसका Z होगा, जो भी ऑर्बिट दे रखा है उसका n होगा, और आप उस ऑर्बिट के बारे में सारी एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये सारा जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया, ये सारे एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ निकाले, सारे एक्सप्रेशन बोहर ने हमें दिए हैं, और इस वजह से बोहर का मॉडल काफ़ी हद तक हमें सक्सेसफुल हमने माना। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है बोहर का मॉडल, अभी हम थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन एक्सप्रेशंस पे जो आज हमने याद करे हैं। हमने क्या एक्सप्रेशन याद करे? सारे एक्सप्रेशन बेटा बाय हार्ट आपको याद करने हैं। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू Z/n, ये एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल आएंगे, इंटू n²/z, और एनर्जी इज -13.6 EV इंटू Z²/n²। काइनेटिक एनर्जी इज +13.6 EV इंटू Z²/n², and potential energy is -27.2 EV into Z²/n²। ये 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन बाय हार्ट बेटा याद करो, तभी हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई?